प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी की आज की इस क्लास में अपन देखेंगे सौर मंडल सोलर सिस्टम। ओके, आ जाओ। सौर मंडल सोलर सिस्टम। अब जैसे अपन चल कैसे रहे हैं, जैसे सौर मंडल का मतलब क्या है सर, क्या आ गए, तो मैं सबसे पहले आपको एक वैन आरेख दिखाना चाहूंगा, वैन डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो अपन ने शुरू में देखा था। अपन ने क्या देखा था कि ब्रह्मांड देखा था, यूनिवर्स। उस ब्रह्मांड में अनेक मंदाकिनियां गैलेक्सीज अपन ने देखी थी। अपनी जो मंदाकिनी जो गैलेक्सी वो आकाशगंगा मिल्की वे देखा। अपनी आकाशगंगा मतलब ये ग्रीन वाले सर्कल सभी क्या मंदाकिनियां है, अपनी आकाशगंगा ये वाला ग्रीन सर्कल। इसमें 3916 सोलर सिस्टम्स हैं। एक सोलर सिस्टम ये जो लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है ये अपना है, ठीक है, ये अपना सोलर सिस्टम है और इसमें ये अपना ग्रह पृथ्वी। समझ गए? तो अब अपन ने क्या देखा, ब्रह्मांड देखा, मंदाकिनियां देख ली, ठीक है, ब्रह्मांड में मंदाकिनियां, मंदाकिनियां में आकाशगंगा, आकाशगंगा में सोलर सिस्टम। तो अब अपन ये टॉपिक देख रहे हैं सोलर सिस्टम। समझ गए? ऐसे कहां चल रहे हैं पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया था ये वेन डायग्राम बहुत काम का है। अब समझ में आ रही है ना काम का है कि नहीं? ऐसे आज ये रोटेशन रिवोल्यूशन देख लिया कल वाली में, परिक्रमण परिभ्रमण। अब अपन देख रहे सोलर मंडल, ठीक है, सौर मंडल सोलर सिस्टम। सोलर मंडल बोल गया है, सौर मंडल बोलो या सोलर सिस्टम बोलो। चलो आ जाओ। तो देखो ये डायग्राम है ना, ये सोलर सिस्टम का ये डायग्राम है। अभी तो इसको एक बार आप देख लो, है ना, फिर अभी समय समय में मैं बार बार इस पर घूम के आऊंगा, आप टेंशन ही मत करो, सब कराऊंगा, मैं करा ही रहूंगा। आप सामने देख ही रहे हो, क्या कमी तो कहाँ है आपको भी पता है। मतलब मैं तो कंटिन्यू कराया जा रहा हूं, अब आप उसको कंटिन्यू देखते हो नहीं देखते हो अभी आपके ऊपर है। देखो यार, मैं तो मेरा ही संभाल सकता हूँ ना, आपका कैसे संभालूंगा? मैं तो आपके लिए दे रहा हूं, अब आप नहीं करो तो क्या बताऊं। चलो, तो सूर्य व उसके चारों ओर परिक्रमण रिवोल्यूशन करने वाले, परिक्रमण अपन ने समझ लिया क्या, सूर्य के चारों ओर जो करते हैं वो परिक्रमण, और अपनी दूरी पर करे वो परिभ्रमण या घूर्णन। तो चारों ओर परिक्रमा करने वाले ये जो 6 आइटम्स हैं, इनको, इन 6 आइटम्स को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। अब ये 6 आइटम्स कौन से हैं? सबसे पहले तो देखो ग्रह है कितने, 8। फिर ग्रह के आगे अपने उप लगा दिया, उपग्रह है 285। देन उसके बाद उल्काश में, उल्का प्लस अश्म पत्थर उल्काश में। फिर जिनको अपन बोलते हैं मीटियोर्स, है ना, मीटर नहीं है ये, मीटियोर्स है, METEORS, मीटियोर्स, ठीक है। उसके बाद है उल्का पिंड, मीटोराइट्स, MET मीटियो और राइट्स है, RITS, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। फिर आते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे, कॉमेट, और सबसे लास्ट में आएंगे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। ऐसे करके ये 6 चीज है जो कि सौर मंडल सोलर सिस्टम बनाते हैं। अभी टेंशन मत करो यार कि सर ये होते क्या है, समझाओ तो सही। फिर आने वाले अगले 40 मिनटों में क्या करूंगा, इन्हीं को तो समझाऊंगा। थोड़ा सब्र करो यार, शक्तिमान दुनिया बनाने वाले ने तसल्ली नाम की कोई चीज बनाई है कि नहीं? तो पहले तो ये 6 नाम समझो सौर मंडल। क्योंकि देखो स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट सौर मंडल से सिर्फ एक तो सूर्य को पकड़ लेता है और फिर जो अपने 8 ग्रह उनको पकड़ लेता है, बस उसकी दृष्टि इतनी है कि नहीं है। अब क्या है, अपने क्या देखा, सूर्य, उसको सूर्य देखो इंपॉर्टेंट है, सूर्य को मत भूल जाना, काका है, काका एंड काकी, सूर्य को मत भूल जाना। तो कहने मतलब ये जो 1+6 आइटम जो है ना, टोटल 7, ये बनाते हैं क्या, सौर मंडल। एक तो अपना सूरज तारा और 6 ये, 6 में क्या, ग्रह उपग्रह, ऐसे बोलो इनको, ग्रह बोलो उपग्रह बोलो। फिर उसके बाद उल्काश में उल्का पिंड बोलो। फिर उसके बाद 2 बचे, धूमकेतु या पुच्छल तारे और क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में क्या, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, मीटोरॉइड्स, देन अपने कॉमेट एंड लास्ट में एस्टेरॉइड्स। ऐसे बोलना। देखो ग्रह उपग्रह है ना, उल्काश में उल्का पिंड, ये उल्काश में ये उल्का पिंड है, देन धूमकेतु या पुच्छल तारा और क्षुद्र ग्रह। समझ गए? संयुक्त रूप से ये जो 1+6 है, संयुक्त रूप से अपन क्या बोलेंगे, सौर मंडल। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सौर मंडल में निम्न में से क्या क्या शामिल होता है या नहीं होता है। तो ये सारे शामिल है किसमें, सौर मंडल में। अब समझ गए? मैं बताया था कि अपनी जो मंदाकिनी है जिसका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है, उसमें 3916 सौर मंडल है। तो सौर मंडल में ये सब शामिल होता है। समझ गए? समझ गया सर, समझ गई सर। अब आ जाओ, अब वापस डायग्राम पे। इस डायग्राम पे तो बार बार लौट के आएंगे, जैसे वैनारिक पे बार बार लौट के आ रहे हैं ना, ऐसे। तो मैंने बताया कि भाई 8 ग्रह हैं, मतलब सूर्य, पहले तो सूर्य बताया सर, पहले तो आपने सूर्य बताया ऐसे सर, ध्यान रखो ऐसे आप क्या करते हो। तो पहले तो मैंने सूर्य बता दिया।
अब फिर उसके बाद वर्ड था इसकी परिक्रमा। तो देखो ये सारे, देखो ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनका ऑर्बिट बना हुआ है, ये ऑर्बिट। तो व्हाइट लाइन जो दिखाई दे रही है ना, ये इनका ऑर्बिट है। ऑर्बिट, ऑर्बिट मॉल नहीं, ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं कक्षा, है ना। तो इस कक्षा में ये सूर्य का सब क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं सूरज की, है ना, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। और किस दिशा में कर रहे हैं, मैंने पहले पिछले वाली फाइल में बताया था, ये वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं सारे, सारे क्या चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं रिवॉल्व, है ना। लेकिन दिक्कत सिर्फ दो में है, किसमें, वीनस और यूरेनस में, मतलब शुक्र में और अरुण में दिक्कत है। दिक्कत किसकी है, अरुण, वीनस और अरुण में दिक्कत जो है वो किसमें है, रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन इनकी क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। और वीनस और यूरेनस के जो रोटेशन जो है, परिक्रमण जो है, घूर्णन जो है, सॉरी परिभ्रमण जो है, घूर्णन जो है, अपनी दूरी पे जो कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दूरी पे वो वेस्ट टू ईस्ट ही घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वीनस और यूरेनस में जो दिक्कत है वो किसमें है, वो दिक्कत रिवोल्यूशन में है, वो दिक्कत परिक्रमा में है। दिक्कत क्या है कि वो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व कर, समझ गए, पिछली फाइल में बताया था मैंने। तो पहले तो ये आ गया अपन ने परिक्रमण, समझ गए, यहाँ पे समझ गए, ये 9 प्लैनेट्स, ठीक है ना। डायरेक्शन मैंने वीनस और यूरेनस की बता दी। जो दिक्कत है ना, जिनमें दो वही है, देखो वीनस एक ये रहा और एक ये रहा यूरेनस। मतलब वीनस पहले से दूसरा है और यूरेनस आखिरी से दूसरा है, जिनमें दिक्कत है। वी यू तो इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में अपने शुक्र है, अरुण है, और वैसे याद रहे तो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा में प्रॉब्लम है। किसमें, अपने रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रिवोल्यूशन के अंदर, परिक्रमण में। रोटेशन, परिभ्रमण, घूर्णन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पिछले वाले वीडियो में बताया था, बार बार देखो, बार बार समझो। माइक्रो बनाओ, है ना, माइक्रो से कैसे बनाने, जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, उससे माइक्रो बनाना, वो माइक्रो वर्ड है। तो पहली चीज तो ये समझ गए सर। अब मैंने बताया कि अब 6 आइटम्स में दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में कहाँ है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे बढ़िया से, क्योंकि पिक्चर बहुत बेस है ये, है ना। सारा जो आगे अपन चलेंगे सब इसी पे चलेंगे, है ना, है ना। तो 6 आइटम्स में बताता हूँ। पहले तो ये 8 ग्रह में बताता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, 4 1 2 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो चीज ही है, 8 ग्रह आगे आगे साहब। उपग्रह, ये देखो पृथ्वी का दिखाई दे रहा है, यहाँ उपग्रह चांद, एक ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए। अब बात आती है मीटियोर्स एंड मीटेरोइड्स की। तो मीटियोर्स एंड मीटेरोइड्स इसके अंदर नहीं बने हुए हैं, ठीक है ना। वो होते क्या है, मीटियोर्स तो क्या होते हैं, ब्रह्मांड में पिंड है जो कि धूल के कण और गैसों से बने हुए हैं। तो जब पृथ्वी की तरफ जब खींचे चले आते हैं, तो पृथ्वी की तरफ चल के आते हैं, तो पृथ्वी की सतह में कोई एंटर होता है तो वो वायुमंडल के अंदर गैसों के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। तो जो जल जाते हैं उनको तो बोलते हैं उल्काश्म, मीटियोर्स। जो जलते नहीं और पत्थर के रूप में पृथ्वी पे आके गिरते हैं, पृथ्वी की सतह पे आके गिरते हैं, जैसे जयपुर में आके गिरा, जो जोगनेर में गिरा था अभी साल भर पहले, उनको अपन बोलते हैं क्या, उल्का पिंड, मीटेरोइड्स। कहने का मतलब जो जल गए वो मीटियोर्स है, जो जले नहीं और पृथ्वी पे आके गिरे वो मीटेरोइड्स है, समझ गए। वो उनकी मैं फोटो दिखाऊंगा नीचे, अब चलेंगे जब। तो एक चीज देख ली, 2 उपग्रह देख, 1 नंबर भाई, 1 नंबर तो ये सन देख लिया, SUN, ठीक है ना। अब 1+6 चल रहे हैं। सबसे पहले ग्रह देख लिए, उपग्रह देख लिए, मीटियोर्स एंड मीटेरोइड्स देख लिए, 4 चीज देख ली। 5वीं चीज उसमें लिखी हुई थी अपने 5वें नंबर पे लिखा हुआ था अपने, कॉमेट, धूमकेतु पुच्छल तारे। देखो ये कॉमेट बना हुआ है, ये ऐसे, ये इसके पीछे पूंछ है। तो ये भी क्या होते हैं, धूल और आकाश के कण होते हैं जो कि किसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, सूरज की तरफ खींचा चला रहे हैं। कॉमेट का लेना देना पृथ्वी से नहीं है, ये पृथ्वी से देखे जाते हैं लेकिन खींचते हैं ये सूरज की तरफ। उल्काश्म और उल्का पिंड, मीटियोर्स और मीटेराइट्स खींचे चले आते हैं पृथ्वी की तरफ, जबकि धूमकेतु या पुच्छल तारे, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमेट्स, वो खींचे चले आते हैं सूरज की तरफ। बेसिक डिफरेंस है, क्वेश्चन आता है। एक तो मीटियोर्स एंड मीटेराइट्स में डिफरेंस बताओ, उल्काश्म और उल्का पिंड में। एक आता है मीटियोर्स एंड मीटेराइट्स और कॉमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक का अट्रैक्शन होता है पृथ्वी की तरफ, एक का अट्रैक्शन, कॉमेट का अट्रैक्शन होता है सूरज की तरफ। कॉमेट दिखा दिए। फिर लास्ट में है एस्टेरॉइड्स, ये क्षुद्र ग्रह जिनको लिखा हुआ है, क्षुद्र, है ना, क्षुद्र, छोटे क्षुद्र ग्रह, समझ गए ये। तो ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है एस्टेरॉइड बेल्ट, बेल्ट का मतलब पट्टी हो गई। तो देखो ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कोई ग्रह खत्म हो गया विस्फोट से, ग्रह में विस्फोट हुआ तो वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल गया, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब मुझे बताओ ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके पहले और बाद कौन सा ग्रह है। तो सर मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एस्टेरॉइड के पहले मार्स है ना, मार्स को अपन बोलते हैं मंगल, है ना। अब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन सब अभी लिस्ट आएगी, सब चलेंगे, अभी तो देखते जाओ। मार्स है,
एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले तो मार्स है और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में जुपिटर है, बृहस्पति है ना, ये जुपिटर है, समझ गए ये चीज। तो एस्टेरॉइड, क्वेश्चन ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि एस्टेरॉइड बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो क्या देखा अपन ने, मार्स और जुपिटर, एम और जे, और हिंदी में बोलेंगे मंगल और बृहस्पति, एस्टेरॉइड बेल्ट। फिर एक बेल्ट का ही नाम ले तो जो सौर मंडल में नहीं है, सौर मंडल से बाहर है, अपन तो सौर मंडल पढ़ रहे हैं ना, सौर मंडल से बाहर है, वो कौन सा है, वो ये क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। तो ये सौर मंडल से बाहर है, बिल्कुल सर। ये देखो ये कौन सा प्लेनेट है, 8वां ग्रह अपना नेपच्यून, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वरुण, वरुण से बाहर है ये, है ना, वरुण से बाहर, तो सौर मंडल से बाहर हो गया। भाई अपना सौर मंडल तो कहां, नेपच्यून पे खत्म हो जाता है, 8 ग्रह है कि नहीं है, तो सौर मंडल से बाहर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यूपर बेल्ट निम्न में से किस ग्रह के बाद की सीमा में स्थित है। तो किस ग्रह के बाद है, नेपच्यून के बाद है, बाहर है ना, नेपच्यून के बाहर है, नेपच्यून के बाहर मतलब नेपच्यून के बाद। अरुण और वरुण के बीच में नहीं है, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में नहीं है क्यूपर बेल्ट, नेपच्यून से आगे, समझ गए ना। नेपच्यून अपना लास्ट ग्रह है, 8वां सूर्य से दूरी के क्रम में, समझ गए। ऐसे एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स एंड जुपिटर, क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के आगे, है ना, वरुण से आगे, ऐसे समझ गए। ये हो गया अपने, तो ये अपन ने सौर मंडल के देखे। अभी सब मैं बताऊंगा कौन सा पास में है, कौन सा दूर है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है सब आएगा, सब आएगा, तसल्ली रखो शक्तिमान, धीरे धीरे चलेंगे आगे सबके। देखो मैं आपको क्यों परेशान होते हो, देखो मैं आपको बताऊं ग्रह पढ़ेंगे ना, ये ग्रह जब आएगा, ग्रह आ जा रहे भाई, आजा, चोरों को बेचैनी हो रही है, ये देख ले सोलर सिस्टम, ये देखो है कि नहीं है, सारी टेबलियां लगी हुई है, आराम से बिल्कुल एक एक प्लेनेट को डिस्कस करेंगे अपन, सारा सब आएगा। ये देखो सोलर सिस्टम की पूरी बनी हुई कहानी है, परेशान क्यों होते हो यार ऐसे, है जबरदस्ती। अभी क्या वो अपन उस लिस्ट पे चर्चा करेंगे, अभी टाइम वेस्ट होएगा। अभी समझो सोलर सिस्टम में होता क्या क्या, समझ लो जब ग्रह आएंगे ना तब सब चर्चा करेंगे। कौन सूर्य सबसे नजदीक है, दिख ही रहा है, सूर्य सबसे नजदीक मरकरी बुध है, सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून वरुण है कि नहीं, आकार में सबसे बड़ा दिख ही रहा है जुपिटर है, आकार में सबसे छोटा अपने बुध है कि नहीं, ऐसे मरकरी। अभी मैं बताऊंगा उस लिस्ट में सारा, अभी तो जैसे आ रहा है वैसे चलो। अब अपन देखते हैं सूर्य, सौरमंडल में सबसे पहले क्या होता है, 1+6 सबसे पहले सूर्य होता है। सब आ जाओ, सूर्य के बारे में क्या पढ़े अपन, वर्ड लिखा हुआ है सबसे पहले तारा। तो सूर्य हमारी जो मंदाकिनी आकाश गंगा उसका एक तारा है। तारा बोले तो तारे की क्या परिभाषा होती है, स्टार, स्टार है ये क्या, कि इसकी सर खुद की एनर्जी और खुद की लाइट होती है, मतलब खुद की एनर्जी मतलब खुद की ऊर्जा होती है, और खुद का प्रकाश खुद की लाइट होती है। ऊर्जा को अपन एनर्जी बोल सकते हैं या ऊष्मा भी बोल सकते हैं, हीट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब स्टार की खुद की ऊर्जा या ऊष्मा और प्रकाश होता है, खुद की एनर्जी या हीट या और लाइट होती है, समझ गए। एनर्जी और हीट में से कोई भी एक वर्ड यूज करो, क्योंकि हीट अपने आप में एक एनर्जी का प्रकार है, ठीक है, पहली चीज तो हो गई। फिर ये दूसरा, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर में, ठीक है ना। जैसे ये अपना सौर मंडल है, बीच में सूरज है, इधर ये सारे 8 ग्रह अलग अलग ऑर्बिट के अंदर सूर्य का परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्व करते हैं केंद्र में। अब केंद्र में बताने वाला सबसे पहले कौन व्यक्ति था, कोपरनिकस, है कि नहीं। कोपरनिकस वो पहला व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण के समय 16वीं-17वीं शताब्दी में जो अपने इटली रोम में हुआ पुनर्जागरण, उसमें बताया था कि ये जो अपना सोलर सिस्टम है ये हेलिक सेंट्रिक है। हेलिक मतलब सूर्य सेंट्रिक है, सूरज बीच में है, बाकी सभी ग्रह इसका परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी सौर मंडल के बीच में और वो सूर्य इसका चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं है। तो कोपरनिकस वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल दैट आवर सोलर सिस्टम इज हेलिक सेंट्रिक या सन सेंट्रिक। फिर क्या है, देखो यह पूरे परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। क्यों है यह स्रोत, क्योंकि इसकी खुद की होती है, तारे की परिभाषा स्टार की, इसलिए, है कि नहीं। जैसे मान लो सर्दियों में होता है यार आज तो ठंड बहुत है, साला आज तो सूरज ही नहीं निकला, और गर्मियों में अरे यार तो सूरज आज तो धूप बहुत तेज है। तो कहां से आ रही है अपने पास ये जो एनर्जी आ रही है, सन से आ रही है, और रेडिएशन के माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से। क्वेश्चन आता है कि सूरज से जब अपन को एनर्जी मिलती है, ये कंडक्शन से आ रही है, ये कन्वेक्शन से आ रही है, या रेडिएशन से आ रही है, ये चलन से आ रही है, ये संवहन से आ रही है, या विकिरण से आ रही है।
तो अपन बोलते हैं सोलर रेडिएशन, सूर्य विकिरण। तो ये रेडिएशन से अपने पास आती है, अभी अपन चर्चा करेंगे। तो केतली वाला भगोने वाला डायग्राम था ना, वो यही था, करेंगे चर्चा ये वाला, ये सब आएगा। फिर क्या है, सूर्य के जिस भाग को अपन, सॉरी ये बच गया, सूर्य गर्म गैसों से बना हुआ है ना, निर्मित जो है गर्म गैस, गैस कौन सी है उसके अंदर सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन 71%, देन है हीलियम, है ना, हाइड्रोजन हीलियम, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देन हीलियम, ये हाइड्रोजन और देन हीलियम। हाइड्रोजन का देखो जो पीरियोडिक सिंबल है, केमिकल सिंबल वो H है, हीलियम का Hg है ना, तो ये 71 है, ये 27 है, 27 है, 271, 27.1 है, 27। तो मतलब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हीलियम, वैसे पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है कि नहीं है, ऐसे। तो कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं लिखेगा एग्जामिनर, क्या होता है वो H ही बना देता है ऐसे हीलियम में H ही बना देगा। तो ऐसे इनके प्यारे केमिकल सिंबल थोड़े याद रखो, दुनिया बहुत जाली है कि नहीं, ये ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, ये हो गया, गैसें हो गई भाई, गैसों से तो भाई तारे का जो लेना देना वो गैस ही तो है। तारे की उत्पत्ति पढ़ी थी अपन ने, कैसे पढ़ी थी कि भाई गैसों के पिंड है, ठीक है, उनमें घर्षण हुआ है ना, फ्रिक्शन पैदा हुआ, एक पास दूसरे पास से गुजरे तो उस फ्रिक्शन से वो खींचे चले आए, तो फिर संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ, वो जुड़ गए, जुड़ने पे फिर क्या हुआ, जुड़ने पे कोई घर्षण पैदा हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन से एनर्जी निकली, एनर्जी से जो इनका हाइड्रोजन था हीलियम में कन्वर्ट हुआ और वो तारा प्रकाशमान हो गया। फिर उसकी वृद्धावस्था चालू होती है, कैसे, केंद्र सिकुड़ने लगा, लेकिन सतह पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहा, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना रुक गया और जो हीलियम था वो ठोस पदार्थ जैसे कार्बन के अंदर बदल गया। फिर भी समय समय से अच्छा तो सिकुड़न बढ़ता गया और फिर सिकुड़न इतना ज्यादा हो गया कि फिर उसमें विस्फोट हुआ, जिसे सुपरनोवा बोलते हैं। उस विस्फोट में अगर तारे की डेंसिटी 1.4 डे, जिसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, उससे कम थी तो वो मतलब रेड जाइंट, व्हाइट डार्क और ब्लैक डार्क में बदल जाता है। लेकिन अगर डेंसिटी 1.4 डे से ज्यादा थी, 1.4 डे मतलब जिसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, मतलब सूर्य की डेंसिटी से ज्यादा थी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक होल के अंदर, कृष्ण क्षेत्र के अंदर, जिससे कि कोई प्रकाश, कोई भी वस्तु बाहर नहीं आती, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दही, ग्लास में दही, समझ गए ऐसे। और इसी 1.4 डे, या जैसे अपने ब्लैक होल कैसे बनते हैं यही बताया था किसने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिनको 1983 में फिजिक्स का नोबेल मिला था, है ना, और वो इंडियन यूएसए फिजिसिस्ट थे, इंडिया के थे लेकिन फिर यूएसए चले गए, ऐसे समझ गए। तो मैंने बता ही दिया। फिर क्या, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है ना, आंखों से दिखाई, तो अपने आंखों से देखा, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। कभी भी सूर्य को तरफ आप देखो, है ना, मतलब सुबह सुबह जैसे अपन देखते हैं, तो जो बिल्कुल अपन को बीच वाला जो हिस्सा दिखाई देता है ना, बीच में, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। किनारे वालों पे तो सौर तूफान उठते हैं, वो अपन को दिखता ही नहीं है, जैसे ये सूरज है ना, तो बीच वाला हिस्सा ही अपन को दिखाई देता है, ठीक है। ये किनारों पे तो इसमें ये सौर तूफान उठते रहते हैं, जिसको अपन कोरोना बोलते हैं, इसके किनारे को कोरोना बोलते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग, बाह्यतम मतलब किनारा, किनारा है ना, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है, कोरोना किनारा कहलाता है। कोरोना, कोरोना ये वही है अपने कोरोना वायरस, लॉकडाउन, है कि नहीं है। तो पहले तो क्या, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो कोरोना तो क्या है, जो किनारा है ना, इसको अपन कोरोना बोलते हैं। और इस बीमारी का नाम, जो वायरस था कोरोना वायरस, वो नाम इस सूरज के कारण ही पड़ा हुआ है। तो देखो कैसे कि क्या होता है, जैसे अपने सूरज है ना, तो इसके ऊपर ये ऐसे स्पाइक्स है, ये स्पाइक मतलब ऐसे ही उभार उभा है। ये उभार किसका है कि इसकी सतह के ऊपर ज्वाला उठा, ये तूफान आते रहते हैं। जैसे आपने समुद्र में लहर उठती हुई देखी, लहर उठी लहर गिरी, लहर उठी लहर गिरी, तो ऐसे इसके किनारे पे तूफान आते हैं। तो ये जो एक पैटर्न बनता है, स्पाइक पैटर्न, इसको अपन कोरोना बोलते हैं सूरज का, ठीक है। अब क्या है, जो ये कोरोना वायरस का जो वायरस था, उसके भी जैसे जो ऊपर था, मतलब सतह पे सर्किल, बाहर पे सतह पे, उस पर ऐसे स्पाइक्स थे, प्रोटीन, है ना, और स्पाइक्स के ऊपर प्रोटीन था, जिससे कि ये इसका जो होता था, जैसे ये ट्रांसमिट होता था, या मल्टीप्लाई करता था अपने आप को, है ना, बढ़ता था आगे। जैसे संक्रामक बीमारी थी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा था, तो प्रोटीन से ये अपने आप को आगे बढ़ाता था, समझ गए, ये प्रोटीन। तो चूंकि इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन था, इसलिए इसको कोरोना वायरस बोला। अपने सन के ऊपर ये ऐसे सोलर फ्लेट्स, सोलर फ्लेट्स बोलते हैं अपने, सौर विकिरण की लहरें उठती रहती हैं, तो है ना, वो स्पाइक्स की तरह रहती है, तो इसको अपन कोरोना बोलते हैं, किनारा है सूरज का। तो सूर्य ग्रहण के समय क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय होता क्या है, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच के, सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर चंद्रमा आ जाए, तो अपन को वो सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य पे ग्रहण लग गया। अब सूर्य पे ग्रहण कौन लगाएगा, पृथ्वी से तो अपन देख रहे हैं,
तो वो चांद आ जाता है बीच में। तो चांद या बीच को इसको तो ढक लेता है और फिर अपन को किनारा किनारा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे नंगी आंखों से अपन को दिखाई नहीं देता। समझ गए? तो प्रकाश मंडल तो वो सेंटर का है बीच का, और कोरोना किनारे का जो उसको अपन कोरोना बोलते हैं। समझ गए? अब ये इसी के लिए मैंने देखो यहाँ पे ये अपने ये लगा रखी है आपके सामने, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो ये सूरज का क्रॉस सेक्शन है पूरा। इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। यहाँ पे ये जो गोला है ना, ये गोला, ठीक है, इसको अपन फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल बोलते हैं, जो अपन को नंगी आंखों से दिखाई देता है। ये समझ गए? फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कोरोना। ये जो आपको ये फ्लेयर्स उठती हुई दिखाई दे रही है, सौर ज्वाला, इनको अपन बोलते हैं कोरोना। कोर क्या है? ये जो इसका सेंटर जो है, जहां अपन हाइड्रोजन हीलियम देखते हैं, वो यहाँ पे ये है कोर, है ना। कोरोना तो किनारे पे है, कोर का मतलब बीच, कोर एरिया, बीच का। समझ गए? इतनी चीजें। फिर यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन जोन देखेंगे। और देखो एक लिखा हुआ है यहाँ पे रेडिएशन जोन, है ना। कन्वेक्शन जोन यहाँ लिखा हुआ है, रेडिएशन जोन यहाँ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हीट ट्रांसमिट होती है जिन तरीकों से, इसमें दो तरीके सूरज में लिखे हुए हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। समझ गए? कन्वेक्शन यहाँ लिखा हुआ, देखो कन्वेक्शन को अपन बोलते हैं सनबर्न, रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण। ये क्या होते हैं सर? तो पहले तो मेरे को इतना बताओ, फोटोस्फीयर और कोरोना तो समझ में आ गया ना। फोटोस्फीयर इज बीच का पार्ट जो अपन को नंगे आंखों से दिखा रहा है, कोरोना इज किनारा, एंड कोर इज बिल्कुल ये बीच का, फोटोस्फीयर का बीच का पार्ट। आपने एप्पल खाई होगी, सेब, तो उसमें जो बीच में जहां बीज निकलते हैं उसको अपन सेब का कोर बोलते हैं, कोर पार्ट, है ना। कोर को हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, कोर, ऐसे। तो कोई भी जैसे बर्ड वाइल्ड लाइफ या नेचुरल सेंचुरी होती है, तो उसका कोर एरिया होता है जैसे बीच का सेंटर, जहां हैबिटेट होते हैं टाइगर्स, लॉयंस वगैरह के, मतलब उस नेशनल पार्क की जहां नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो ये तीन चीज समझ गए। अब अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको अपना कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो क्या है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। घबरा जाते हो ना तो दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले होता है कंडक्शन, है ना, फिर होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। देखो क्या है, ये नीचे आग जल रही है, ऊपर ये भगोना रखा हुआ है और भगोने में पानी है। अब अपन को पानी गर्म करना है, तो पानी को अपन ने भगोने में डाला और भगोने को आग पे चढ़ाया। वाटर को बाउल में डाला और बाउल को फायर पे अपने चढ़ाया। ये फायर कुछ भी हो सकती है, ये फायर अपने गैस हो सकती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, हीटर हो सकता है, उसमें नाइक्रोम का वायर होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सोर्स ऑफ हीट। समझ गए? तो पानी को गर्म करना है तो पानी भगोने में और भगोना गैस पे। अब क्या है, पानी को अपन ने सीधा देखो गैस पे नहीं डाल सकते, गैस पे डालेंगे तो गैस ही बुझ जाएगी। पानी और आग दोनों विलोम है एक दूसरे के। पानी, अब आप बोलो ये इलेक्ट्रिसिटी का तार है ना, इस पे अपन ने डाल दिया तो करंट आ जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कहने का मतलब पानी इस भगोने में रहेगा। अब पानी को गर्म करना है तो अपन ने भगोने को चढ़ाया। अब जैसे ही भगोने को अपन गैस पे चढ़ाएंगे, गैस अपन ने जलाई टिक टिक लाइटर से या माचिस जलाई और चढ़ा दिया पानी, तो पहले तो होएगा ये भगोना गर्म, होएगा कि नहीं होएगा, उसके बाद होएगा पानी गर्म। तो पहले भगोना गर्म क्यों हुआ? क्योंकि भगोना डायरेक्ट टच में है आग के। समझ गए? तो डायरेक्ट टच जहां होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? कंडक्शन। तो कंडक्शन में डी आ रहा है, डी मतलब डायरेक्ट। तो भगोना सोर्स ऑफ हीट जो है ना उससे डायरेक्ट है टच में, तो इसलिए भगोना पहले गर्म हुआ। तो भगोने का गर्म होना कहलाता है कंडक्शन। कहने का मतलब डायरेक्ट टच में जहां गर्म हो रहा हो तो हो गया कंडक्शन, जिसको बोलते हैं अपन चलन। ये लिखा है चलन या चलन। ठीक है ना, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है ना, चालन समझ गए, मतलब डायरेक्ट टच में। फिर है सनबर्न। सनबर्न क्या होता है? ये इनडायरेक्टली गर्म होता है, मतलब ये सोर्स ऑफ हीट से डायरेक्ट टच में नहीं है। ठीक है, पानी भगोने के टच में और भगोना आग के टच में। तो इनडायरेक्टली जो गर्म होता है, इनडायरेक्टली हीट ट्रांसफर होती है, उसे अपन बोलते हैं कन्वेक्शन, सनवहन, कन्वेक्शन, CONVE है ना, VI नहीं है, VE है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सनवहन। इनडायरेक्टली गर्म हो रहा है तो सनवहन। ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, जो गर्म हो गया ना वो ऊपर पहुंच जाता है और ठंडा नीचे आ जाता है। ठीक है ना, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं सनबर्न में, कन्वेक्शन में। जबकि कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, हीट ही ट्रांसफर होती है। पहले ये गर्म हुआ, फिर बगल वाले को गर्म करेगा, ऐसे। तो कंडक्शन में पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो पड़ोसी को हीट ट्रांसफर करते जाते हैं। और कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स हिलते हैं। जैसे ही नीचे वाला गर्म हुआ, नीचे देखो आप ये पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा भाई। गर्म होकर कोई भी चीज हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है, फिर ये ऊपर जो ठंडा वाला है ये नीचे आ जाएगा। तो कन्वेक्शन में रोटेशन बन जाता है। और जब भी कंडक्शन के अंदर पड़ोसी को हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। समझ गए? कंडक्शन के अंदर डायरेक्ट आता है टच, और कन्वेक्शन के अंदर टच इनडायरेक्ट होता है। समझ गए? ये तो हो गया दो, टच और इनडायरेक्ट।
अब तीसरी चीज आती है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, आप जैसे इस चित्र के इस डायग्राम के अंदर देखो, ये साइड में जो इसकी एनर्जी निकल रही है ना, इस आग से जो साइड में एनर्जी निकल रही है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, वो यहाँ तप रहा है ऐसे यूं हाथ करके, भाई इधर तो चाय बन रही है और चलो भाई थोड़ा तप भी लेते हैं अपन, सुबह सुबह चूल्हे के पास तपे हो गया बैठ के, तो अपन तप भी लेते हैं जितनी देर चाय बने, तो चाय तो बन रही कंडक्शन कन्वेक्शन से, समझो। अब आप तप रहे हो, तो तप रहे हैं अपन कैसे, रेडिएशन से तप रहे हैं, सोलर रेडिएशन है, इसलिए समझो आप सूर्य से भी तो तपते हो कि नहीं तपते हो चाय पीने के बाद चाय तक तो चूल्हे के पास तपे, उसके बाद सूरज में आके बैठ जाते हैं चेयर लगा के, आओ बैठो यहाँ, रेडिएशन से। उस रेडिएशन में क्या होता है कि जो मीडियम है बीच में हीट जो ट्रांसफर हो रही है, वो मीडियम गर्म नहीं होता है और डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है, सोर्स और टारगेट के बीच में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है और बीच में मीडियम गर्म नहीं होता है ना। जबकि देखो कंडक्शन में ये मीडियम था, ये गर्म हो गया, कन्वेक्शन में वो पानी वो अपने आप में गर्म हो गया, जबकि यहाँ पे आग और अपन जिसे तप रहे हैं बीच में वो एटमोस्फेयर के माध्यम से आ रही है अपने पास, तो एटमोस्फेयर गर्म नहीं होता है, हवा जो है वो गर्म नहीं होती है, डायरेक्ट अपने पास रेडिएशन, इसको बोलते हैं अपन क्या, विकिरण। तो सोलर रेडिएशन से अपन को एनर्जी मिलती है, सूर्य से जब अपने को ऊष्मा मिलती है तो बीच में वो मीडियम जो एटमोस्फियर है वो गर्म नहीं होता है, डायरेक्ट अपने पास सनलाइट, तो वो रेडिएशन से, समझ गए। तो ये तीन चीज है। अब देखो कन्वेक्शन आप समझ गए, इनडायरेक्टली टच होना है कि नहीं, बीच में एक लेयर है, जैसे भगोने में बीच में लेयर है, आग और पानी के बीच में लेयर काम कर रही है और वो पानी को गर्म कर रही है, कन्वेक्शन। रेडिएशन समझ गए, डायरेक्ट रेडिएशन के माध्यम से आ रहा है, बीच में वो जो मीडियम है वो गर्म नहीं होता है, ये रेडिएशन है, ऐसा समझ गए। तो इसमें यार रेडिएशन एटमोस्फियर है, हवा है, वो गर्म नहीं होती है, अपन आग से तप रहे हैं तो सीधा आग से अपन को ऊष्मा मिल रही है, बीच में जो हवा है, मीडियम जो है, माध्यम जो है, वो गर्म नहीं होता। तो ये इन तीनों की परिभाषा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण की, समझ गए, वेरी गुड, ये हो गया। फिर अपन आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स। तो देखो सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी अपन ने सूर्य का डायग्राम देखा था, कोरोना, कोरोना के सूर्य किनारों पे ये सूर्य के तूफान उठते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते क्या, एक जैसे ज्वाला उठी है ना और वापस गिर गई, जैसे समुद्र में होती है और फिर वापस गिर जाती है, तो वो पानी नीचे कैसे आ रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पानी को खींचता है। ऐसे सूर्य का जो कोरोना है, किनारा है, वहां पे सूरज का लहर उठी है ना, मतलब हीलियम की लहर उठी और वापस सूरज की तरफ ही गिर गई, फोटोस्फीयर की तरफ। क्यों, क्योंकि सूरज उसको खींचता है। अगर सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं हो तो ये तो हाइड्रोजन हीलियम कभी उसको छोड़ के चली जाए, है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचे रखता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई लहर ज्यादा ही ऊंची उठ जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण, सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकल जाती है और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। अब अंतरिक्ष में आ गई तो देखो मरकरी, विनस, अर्थ पे जो लोग रहते हैं, तो सर क्या लोग रहते हैं, लोग तो केवल पृथ्वी पे रहते हैं, बिल्कुल सही। तो वो मरकरी, विनस पे से भी दिखाई देती, लेकिन वहां कोई लोग रहते ही नहीं अंतरिक्ष में, उन दोनों प्लेनेट्स पे, तो दिखाई ये पृथ्वी से देती है ना। क्या वो लहर जो सूर्य से निकल के अंतरिक्ष में आ गई, कोरोना पे तूफान उठ रहे हैं, सूर्य का जो किनारा है कोरोना, वहां पे लहर उठ रही है अपने, किसकी, ज्वाला, अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं, कोई लहर वहां से भटक के अंतरिक्ष में आ गई। भटक कैसे गई, ज्यादा ही ऊंची थी, है कि नहीं है, जैसे अपने रॉकेट्स होते हैं वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब वो लहर जब आ जाती है, जब पृथ्वी से दिखाई देती है, पृथ्वी पे सिर्फ ध्रुवों पे दिखाई देती है ये, ठीक है ना। और ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे क्यों होता है, क्योंकि अपनी पृथ्वी अपन देखेंगे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 67.5 डिग्री का एलिवेशन बनाती है। तो ये जो ध्रुव है ना, जैसे मान लो ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी झुकी हुई है, तो ध्रुव कंपेरेटिवली ज्यादा नजदीक होते हैं अपने सूरज के, ठीक है। और ऐसे ही जब सूरज इधर आ जाएगा तो देखो पृथ्वी यूं है, तो ये ध्रुव ज्यादा नजदीक है, तो ये ध्रुवों पे दिखाई देती है, पोल्स पे दिखाई देती है, नॉर्दर्न पोल पे या साउदर्न पोल पे। नॉर्दर्न पोल पे जब दिखाई देती है तो इसको अरोरा बोरोलीज बोलते हैं, और जब साउदर्न पोल पे दिखाई देती है तो इसको अरोरा एस्ट्रोलीज बोलते हैं, है ना। अरोरा, अरोरा, अरोरा नहीं करना, अरोरा, अरोरा, अरोरा बोलरीज ऊपर और अरोरा एस्ट्रोलीज नीचे, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ए बी और साउदर्न पोल पर, हेमिस्फीयर सॉरी, नॉर्दर्न पोल पर ए बी और साउदर्न पोल पर ए, अरोरा, साउदर्न पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, समझ गए, ये यूं है। नॉर्दर्न पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरोलीज और साउदर्न पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस।
ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। अब देखो इसमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो पृथ्वी से दिखाई दिया, पृथ्वी पे संभव है जीवन, इसलिए मैंने नाम लिया था मरकरी विनस का, बुध और शुक्र का, लेकिन वहां रहता ही नहीं सर, जीवन तो सिर्फ पृथ्वी पे 8 ग्रहों में। अब देखो ये है, ये पेड़ है, और यहाँ पे देखो ये वो सोलर फ्लेयर्स है। तो क्या था भाई, सोलर फ्लेयर सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल के, गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर ये बाहर आ गई, और फिर जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल भी तो गैसें हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, जैसे सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, पृथ्वी के एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है। तो फिर ये नाइट्रोजन से रिएक्शन होता है और फिर वो कलर चेंज होता है। तो ऐसे फिर ये यूं आकाश में ऐसे दिखाई देता है। कहां पे? केवल ध्रुवों पे। आगे बोला सर जयपुर से क्यों नहीं दिखाई दे रहा, राजस्थान से क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे केवल ध्रुवों पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। तो इनको अपन बोलते हैं सौर ज्वाला, ठीक है ना, सोलर फ्लेयर्स। आज को देख लेते हैं। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल है ना, प्रकाश मंडल इसको है ना, या प्रकाश मंडल व कोरोना दोनों कर लो, है ना, प्रकाश मंडल व कोरोना दोनों से निकल के आ जाती है बाहर, प्रकाश मंडल व कोरोना, है ना, कोरोना के ब्रैकेट में शायद लिख दो किनारा ऐसे। प्रकाश मंडल कोरोना से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से, परमाणु का मतलब भाई जो सोलर की जो अपन देखते हैं फ्लेम जो है, फ्लेयर जो है, वो परमाणु ही तो है भाई, हर चीज परमाणु से बनी है, एटम से बनी, चाहे कुछ भी हो, है ना। प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है ना। यह आकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण उसको तोड़ा, उसने अट्रैक्शन को तोड़ा और अंतरिक्ष में चली गई वो परमाणु, वो फ्लेम्स, है ना, चला जाता है। इसे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सूर्य की आग की जो लपट है वो सूर्य के आकर्षण बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। क्या बोला मैंने? सूर्य की सतह, प्रकाश मंडल और कोरोना पे जो आग की लपट है, सोलर फ्लेयर है, वो सूरज के पास से निकल के सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स से मुक्त होकर स्पेस में एंटर कर जाती है, कर गई। जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश एरोरा लाइज उत्पन्न करता है। हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल, तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसेज है, उनसे रिएक्शन होता है उसका, है कि नहीं है। एरोरा लाइट्स उत्पन्न करता है जिससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, है ना, सेव पोल्स पर देखा जा सकता है एरोरा लाइट्स को। उत्तरी ध्रुव पर इन्हें एरोरा बोरोलीज कहते हैं, है ना, बोरोलीज या बोरोलीज, बोरोलिन से याद रख लो, बोरोलीज, है ना। तो ये कैसे, बोरोलीज की स्पेलिंग क्या होती है? BO बो और फिर रियल लगा देना, RELIS, रियलिस, ऑस्ट्रेलिया बोरोलीज, है ना, बोरोलीज। और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिज कहते हैं, AA, अरोरा ऑस्ट्रेलिज, है ना। दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिज इसलिए बोला क्योंकि दक्षिण ध्रुव आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया साउदर्न पोल की तरफ ही है। अंटार्कटिका में भी दिखे, लेकिन अंटार्कटिका को देखने वाला ही नहीं है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अपने स्टेशन है, वहां जो रहते हैं उनको दिख जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी ज्यादा है तो वहां ज्यादा लोग देखते हैं। और नॉर्दर्न पोल पे जो अंतिम गांव है वो बोरियल, है ना, तो इसलिए उसका नाम अरोरा बोरोलीज बोलते हैं, और दक्षिण में अरोरा एस्ट्रोलीज बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स कहां देखी जाती है? केवल ध्रुवों पे। क्यों? पृथ्वी के झुकाव के कारण। मतलब वहां बिल्कुल क्लोज आ जाती है भाई, झुकाव ज्यादा है ध्रुवों का, आपने पृथ्वी मतलब पृथ्वी के झुकाव के कारण ध्रुव ज्यादा नजदीक है, तो वो आराम से वहां पे रिएक्शन को देख पाते हैं। और जो एरिया दूर है तो वो जैसे 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 वो फ्लेयर अंदर घुसती है, सूरज की जो लहर है, ऊर्जा की जो लहर है या अग्नि की जो लहर है जो सूरज से निकल के आ गई, वो अग्नि की लहर जैसे जैसे एनवायरमेंट में आती है तो उसका असर कम होता जाता है। तो इसलिए वो सिर्फ चूंकि एंटर करती है ध्रुवों से, तो अपन को वहां ज्यादा दिखाई देती है। फिर एटमोस्फेयर में आने के बाद उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, ठंडी हो गई ऐसे। फिर क्या है, देखो जहां से वो सौर ज्वाला निकली, रास्ता भटकी ना, फिर वो वापस तो गिरी नहीं, तो वापस नहीं गिरी तो वहां पे कुछ काले धब्बे कुछ चंद सेकंड के लिए दिखाई देते हैं, उनको अपन बोलते हैं सोलर स्पॉट्स। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इन्हें ही सौर क्लंक, सन स्पॉट्स या सोलर स्पॉट्स कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकली, रास्ता भटक गई और वहां वैक्यूम पैदा हो गया तो उसको सोलर स्पॉट बोला। ठीक है, ये चीज है, ये अपन ने क्या देखा, सौर ज्वाला देखी कैसे। फिर अपन ने नेक्स्ट क्या देखा, इसमें देखो एक आदित्य मिशन है, अपना मिशन आदित्य। तो पहले तो मुझे बताओ आदित्य क्या है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आदित्य क्या है? आदित्य अपने सूरज के पर्यायवाची आदित्य, और तो क्या है भाई, सूरज का पर्यायवाची आदित्य है भाई। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर है, भास्कर है, सूरज है, तो आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है।
तो ये क्या है, ये अपना इसरो का मिशन है जो कि सूरज पर जाएगा सूरज को स्टडी करने के लिए। अब सवाल ये है कि सर ये सूरज के किस एरिया को स्टडी करेगा, क्या ये कोरोना को स्टडी करेगा, क्या फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल को स्टडी करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिर्फ कोरोना को स्टडी करेगा। यूं समझ लो कि कोरोना को स्टडी करेगा, कोरोना वायरस को। ऐसे सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का अध्ययन मत बोलो, सूर्य के तो बहुत पार्ट्स होते हैं, कोर है, फोटोस्फीयर है, कोरोना है। किसका अध्ययन करेगा? कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे अपन को पता होना चाहिए। पता रखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे अपन आपने मैं बता न्यूज में पढ़ते रहते हो, व्हाट्सएप वीडियो भी देखते हो सारा है कि आंख दान, आंखों का दान महादान। तो मुझे बताओ, आंख को जो अपन दान देते हैं तो कौन सा हिस्सा आंख का दान दिया जाता है? भाई आंख में तो आइरिस भी होता है, कॉर्निया भी होता है, प्यूपुल भी होता है, रेटिना भी होता है। तो किसका दान देते हैं? फिर कई बार अपन बोलते हैं कि भाई उसकी तो भूरी आंखें, ब्राउन आईज हैं, उसकी ब्लैक आईज हैं। कई बार जैसे गाँव में सफेद आईज होती है जिन्हें मांजरे बोलते हैं, मांजरी आंखों का, है ना, ऐश्वर्य राय, व्हाइट आईज, ब्राउन आईज, ब्लैक आईज। तो आईज में कलर होते हैं अलग अलग, है कि नहीं है? तो वो कलर किस कारण से आता है? ऐसा तो कलर आता है आइरिस के कारण, और जो दान देते हैं वो देते हैं कोरोना, है ना। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छी है ना। तो आंखों में जिस हिस्से का दान दिया जाता है उसे अपन बोलते हैं कोरोना। समझ गए? जिससे आंखों में रंग आता है उसको बोलते हैं आइरिस। जैसे मैंने बोला रंग ऐश्वर्य राय की आंखें, तो आई से ऐश्वर्य, आई से आइरिस याद रह जाएगा। और फिर एक और बताता हूँ आपको, अच्छा, आधार है ना। आधार में आधार बनवाया ये आप सभी ने, तो उसमें वो स्कैन होता है, आंख पे लगाया चश्मा, फिर वो आइस को स्कैन कर लेता है। तो कौन सा पार्ट स्कैन होता है आइस का? है ना, बिल्कुल सही। ये जो आपने यहाँ लिखा ना, ये आइरिस जिससे रंग होता है, ये आइरिस स्कैन होता है ये। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपने आई में ध्यान रखो तो आपको समझ में आएगी चीजें। अच्छी चीजें पता ही होना चाहिए ना। ऐसे जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पासवर्ड स्कैन के रूप में वो आपको आइरिस स्कैन चेक करता है। तो जब आधार में भी बायोमेट्रिक हाथ नहीं काम कर रहे हैं तो फिर वो आइरिस स्कैन देखते हैं बायोमेट्रिक। तो याद रखो। इसमें है ना यार, ये कोरोना में कैसे कोर्निया है ये ना, कोरोना कोरोना वो पढ़ रहे थे तो यूं आ गया कोरोना, वो सूरज वाला पढ़ रहे थे फिर वायरस का प्रभाव आ गया कोरोना। तो कोर्निया, कोर्निया दान दिया जाता है, आइरिस से रंगाता है, आइरिस स्कैन होता है आधार। समझ गए? तो ये हुआ। तो अपने आदित्य ये यहाँ से आ गए थे, ये चीज यहाँ से निकल गए थे। अब कई बार दिमाग में आ जाती है, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो, अलग चीज नहीं पता है, लेकिन रहा भी नहीं जाता फिर, है ना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए नहीं रह जाता। करने के लिए इसरो है ना, इसरो वही 1969 में इसका गठन हुआ, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, अपने देखा ही था ऐसे। ठीक है, करंट में देखा ही अपन ने। ठीक ने आदित्य एक उपग्रह का निर्माण किया। ये उपग्रह, ये प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे जो जीएसएलवी पीएसएलवी से छोड़े जाएंगे। इसका प्रक्षेपण सितंबर 2023 में किया जाना है, तो निकट भविष्य में किया जाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आदित्य सूर्य की कोरोना की स्टडी के लिए, चंद्रमा के लिए नहीं। चंद्रमा के लिए तो अपन ने भेज दिया मंगलयान प्रथम, मंगलयान 2, सॉरी चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2। मंगलयान तो मंगल पे गए, मार्स पे, चौथा जो है रेड प्लेनेट, है ना। चांद के लिए तो अपने चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय फेल हो गया, अब चंद्रयान द्वितीय की तैयारी है, तृतीय की। भाई चंद्रयान 1 भेजा, 2 फेल, अब ये 3 भेजा जा रहा है, मतलब भेजेंगे जल्दी ऐसे। और आदित्य तो फर्स्ट ही है, पहला अपने जो है मेडन वॉयज है, मेडन मिशन है अपने सूरज पे। चंद्रमा पे तो 2 भेज चुके हैं, मार्स पे 1 भेजा, मिशन मार्स। समझ गए? ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। तो देखो अभी इस टेबल को मत पूरा याद करो, समय समय पे आएगा, मैं आपको सारा बता दूंगा। अभी तो देखो 1-2 चीजें वो याद रखो। पृथ्वी से औसत दूरी जो है वो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, मतलब आप यूं समझ लो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज। पहली चीज तो एक तो ये समझो। फिर देखो इसमें ये समझना है कि इसका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन क्या है। सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 मतलब 27% जैसा आपने लिखा है, और बाकी अन्य। 2 चीज। तीसरी चीज जो इस टेबल में आपको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देनी है, वो देनी है कि ये समय 8 मिनट और 20 सेकंड। ये क्या है कि सूर्य से जो ऊष्मा प्रकाश निकला, वो पृथ्वी तक पहुंचने में वो प्रकाश कितना समय लगाता है? तो पृथ्वी तक पहुंचने में वो प्रकाश लगाता है 8 मिनट और 20 सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, और आता किसके थ्रू है? ये आता, ये जो प्रकाश है अपन देखते हैं, प्रकाश से डायरेक्ट ऊष्मा जो आती है भाई विकिरण के थ्रू आती है, रेडिएशन।
जैसे मैंने बताया ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, प्रकाश ट्रांसफर का मैकेनिज्म नहीं है वो। तो उसमें आती है विकिरण से, और ये देखो लिखा हुआ है प्रकाश पहुंचने में, प्रकाश पहुंचने में समय लगता है कितना, अपने 8.20 सेकेंड। और लाइट की जो ट्रेवलिंग स्पीड है लाइट की, वो क्या है, लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड, बहुत ही गजब, बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओएफसी, जो इंटरनल टोटल टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, उसमें ये लाइट से ही सिग्नल ट्रांसफर होता है। लाइट की स्पीड पूछते हैं कई बार, तो पर आवर नहीं, वो पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगा समय 8.20। 8.20 में प्रकाश कितनी दूरी तय करी उसने, 15 करोड़ किलोमीटर। सूरज से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर, ऊपर देखा था। फिर एक अपन देखते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या है कि अंतरिक्ष में एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है उसको अपन लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इन स्पेस इज नोन एज लाइट ईयर। तो स्पेस में कोई भी चीज, कोई भी डिस्टेंस नापेंगे तो लाइट ईयर में नापते हैं कि नेपच्यून कितनी दूर है सोलर से, सन से, तो वो लाइट ईयर्स में वो आंसर है। ऐसे समझ गए, ये चीज है। फिर आगे देखें अपन, अब आगे आ जाता है प्लैनेट्स। प्लैनेट को अपन देखेंगे बाद में, है ना। तो ये इस फाइल में अपन ने सन के बारे में अपन ने जाना चीजें, सन के बारे में पहले तो सौर मंडल के बारे में जाना, उसके अंदर सूरज के साथ साथ 6 चीजें हो रहे हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्काश्म, उल्का पिंड, अपने धूमकेतु, पुच्छल तारे और क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। ये मतलब सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, मीटेरोइड्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स। भाई थोड़ा इंग्लिश में बोलना जरूरी होता है, इंग्लिश नाराज जाने से क्या कर दिया आपने, है ना। सन क्या, जैसे आपने देखा तारा है, केंद्र में स्थित है, खुद का प्रकाश, खुद की एनर्जी, खुद का प्रकाश है, हाइड्रोजन हीलियम है, जो दिखाई देता है फोटोस्फीयर है, जो किनारे पे वो कोरोना है, आदित्य इस कोरोना की स्टडी के लिए है। ये देखा अपन ने 3 हीट ट्रांसफर, है ना, हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म है, लाइट ट्रांसफर के मैकेनिज्म नहीं है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन डायरेक्ट से, कन्वेक्शन इनडायरेक्ट से, सोलर मीडियम गर्म, रेडिएशन मीडियम गर्म नहीं होता। सोलर फ्लेयर्स, सूर्य की अग्नि की ज्वाला जो सूर्य के आकर्षण बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है, फिर पृथ्वी पर ध्रुवों पर दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है उसे अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है उसे अरोरा एस्टेरिस बोला जाता है। जहां से सूर्य ज्वाला निकलती है, ठीक है, वहां कुछ काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें सोलर स्पॉट्स बोलते हैं। आदित्य आई गया, इसरो सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिए। संबंधित तथ्य में औसत दूरी ध्यान को 15 करोड़ किलोमीटर, कंपोजिशन हाइड्रोजन हीलियम HHE 71 व 27% रेस्पेक्टिवली। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। और लाइट ईयर, स्पेस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन स्पेस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। समझ गए, ये चीज है इतना, ओके। बाकी जब अपन सन के क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे साथ में फैक्ट्स में, समझ गए। तो रिवीजन इसलिए अच्छा करो, माइक्रो बनाते रहो। माइक्रो का मतलब ये जो अंडरलाइन जो शब्द है उनको अपन को लिखना, बहुत बढ़िया से, ठीक है। ऐसे देखो, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रह। अब ग्रह इसके बाद है ना।